तो सबसे पहला पड़ाव बिहार के चुनाव के राजनीति में हो चुका है। हर पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और आखिरकार हाँ ना करते करते हर पार्टी के कितने उम्मीदवार होंगे ये करीब करीब स्पष्ट हो चुका है। एनडीए में ये पहले ही स्पष्ट हो चुका था। महागठबंधन के बीच में आखिर तक तू तू मैं चलती रही और आखिरकार ये स्पष्ट हो गया है कि अब आरजेडी ही सबसे ज्यादा सीटें 143 सीटों पर आरजेडी यहां पर चुनाव लड़ने जा रही है। उसके बाद कांग्रेस है, करीब करीब 54 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जो लेफ्ट पार्टीज है, सीपीआईएमएल सबसे बड़ा धड़ा उसमें रहेगा। 25 से 26 सीटों पर सीपीआईएमएल लड़ेंगी और वीआईपी 16 सीटों पर, 15 से 16 सीटों पर वीआईपी पार्टी, विकसनशील इंसान पार्टी मुकेश साहनी की, वो चुनाव लड़ सकती है। वहां एनडीए के भीतर भी यह बात साफ हो चुकी है कि 101 जेडीयू बीजेपी अपने चुनाव मैदान में उतरेगी। उसके साथ साथ उसके बाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वो चुनाव लड़ेंगे 29 सीटों पर। उसमें से एक उम्मीदवार का पर्चा पहले ही रद्द हो चुका है। तो अब 28 सीटों पर एलजेपी रामविलास चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी जो सीटें हैं, 6 सीटें करीब करीब हम देख सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और उसके साथ साथ जीतन राम मांझी को दे दी गई है। लेकिन ये जो तस्वीर साफ हुई है, इसके बाद कई सारे बाकी सवाल भी इसमें उभरते हैं और उसी पर हमारी दरअसल चर्चा होगी। हमारे साथ में विशेष मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। प्रदीप गुप्ता, चेयरमैन एंड एमडी एक्सिस माई इंडिया, हमारे प्रदीप गुप्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। उनसे हम पूछेंगे कि इस बार का बिहार का प्रेडिक्शन किस तरीके से हो सकता है, इस आधार पर अगर हम देखें, और बाकी भी फैक्टर्स उसमें हैं। अमिताभ तिवारी वोट वाइब से, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो अपनी भूमिका इस पूरी चर्चा में रखेंगे। और उसके साथ साथ शशि शेखर जी, मुख्य संपादक है हिंदुस्तान के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और थोड़ी देर में विनोद अग्निहोत्री भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। शुरुआत गुप्ता जी आपसे ही करनी पड़ेगी कि आपने देखा कि अब आखिरकार हाँ ना करते करते महागठबंधन का भी सीटों का बंटवारा हो चुका है। आखिर तक उनमें चलता रहा कि कितनी सीटें किसको मिलती रहेगी। उससे पहले एनडीए ने अपना पूरा मामला सुलटा दिया था। आज की स्थिति में सीटों का बंटवारा यह कितना मैटर करेगा बिहार के चुनाव में, खास करके महागठबंधन के लिए भी और एनडीए के लिए? स्टाइल, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जहां तक आपने बताया कि महागठबंधन का भी हाना करते करते इकरार हो चुका है सभी पार्टी गठबंधन दलों में, तो इस बार जो बड़ी बात यह है कि साहनी जी, जो कि समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक बड़ी जद्दोजहद के बाद अच्छा खासा शेयर ले पाने में कामयाबी हासिल करी। और बड़ी बात मुझे जो सबसे बड़ी लग रही है, पिछले चुनाव में गठबंधन में 70 सीटों में जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, आपने अभी बताया कि 54 सीटों के आसपास, तो 70 से 54 का जो फॉल है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फॉल है। और इसके चलते इतना समय लग रहा था, जो हम सबको मालूम है कि कितना समय लगा उसमें। बहरहाल, बिहार की बात करें तो 3 डेमोग्राफी इस चुनाव में मुझे जो सबसे अहम नजर आती है। जाति के बिना बिहार की कल्पना की नहीं जा सकती। जाति के आधार पर बड़ी संख्या में लोग वोट करते हैं। दूसरी बात है महिलाओं का वोट, जो कि 50% होते हैं। पहले 100% हो गई, जो कि जाति रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बड़ी बात हो गई महिलाओं की, जो कि 50% रिप्रेजेंट करती हैं। और तीसरी जो बड़ी बात है, अच्छा, महिलाओं के मामले में एक और चीज मैं दर्शकों को और आपको बताना चाहूं कि बिहार एक ऐसा राज्य, भले ही वोटरों की संख्या, इलेक्टर्स की संख्या थोड़ी सी कम है पुरुषों के मुकाबले, कुछ लाख, जो हम बात करते हैं 7 करोड़ 42 लाख में से, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 20 साल से जितने भी चुनाव हुए, सभी के सभी चुनाव में जो वोट 100 पड़ते हैं उसमें 55% महिलाओं का होता है, करीब करीब 55, और 45% होता है पुरुषों का। यानी कि ये गैप से जो एक्चुअल कन्वर्ट होता है 10 के गैप में, तो उस हिसाब से महिलाओं की डेमोग्राफी का होती है। और उसके बाद तीसरी रह गई यूथ, क्योंकि युवा जो है आज की डेट में, उसकी संख्या, हम यदि 18 से 25 उम्र वालों की बात करें जो पहली और दूसरी बार मतदान कर रहे हैं, तो उनकी संख्या तो भली 15% टोटल होती है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस आज के समय में जो युवा है, पहले जमाने में होता था कि पेरेंट्स बताते थे कि बच्चों को क्या करना है, बच्चे बताते हैं कि पेरेंट्स को क्या करना है, विभिन्न विषयों के ऊपर किस तरह से निर्णय लेना है। तो ये 3 डेमोग्राफी जो है बिहार के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और चौथी जो राजनीतिक नई गतिविधियां, 2 गतिविधि हुई है। एक एसआईआर हुआ, जिसके तहत करीब 68 लाख वोट कटे। उसके बाद करीब 21 लाख लोग वोट जुड़े भी, उसमें कुछ लोगों की डेथ हो चुकी थी, कुछ
एक बात और हमको प्रदीप गुप्ता जी, मेरे ख्याल से आपके यहाँ नेटवर्क की थोड़ी कमी है। दोबारा आपके साथ जोड़ेंगे, लेकिन अमूमन हमने देखा कि ये 4-5 फैक्टर काफी अहमियत रखते हैं बिहार के चुनाव में, या किसी भी अगर राज्य के चुनाव की बात करें तो ये 4 फैक्टर पिछले 2 चुनाव से हम खास करके देखें तो ये फैक्टर्स काफी अहमियत रखते हैं। महिलाओं की भी बात की जाएगी, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन जाति समीकरण की बात यहां पर प्रदीप गुप्ता जी ने रखी है, उस पर हम दरअसल चर्चा आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो कैंडिडेट्स अब तक डिक्लेयर हुए हैं उसके आधार पर अगर हम नजर डालें तो महागठबंधन के भीतर आरजेडी और कांग्रेस और एनडीए के भीतर खास करके जेडीयू और बीजेपी ने किस तरीके से उम्मीदवारों के चयन में जाति समीकरणों को छुआ है, वो जरा एक बार हम आपको दिखा देते हैं। उससे हम शुरुआत करेंगे। पहले जरा हम महागठबंधन पर नजर डालते हैं, क्योंकि अभी तक महागठबंधन की चीजें साफ नहीं हो पाई थी, तो उसमें कुछ डिस्क्लेमर है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ब्रॉडर लेवल पर, मैक्रो लेवल पर अगर नजर डालें तो यह पता चलता है कि आरजेडी ने कैसे सामाजिक समीकरण को अपनाया है। जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन उनका है उस पर तो जोर उनका साफ नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखें तो सवर्णों को करीब 12% उम्मीदवार आरजेडी ने सवर्ण उम्मीदवार दिए हुए हैं। यादव सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर आरजेडी के सीट डिस्ट्रीब्यूशन में 32% करीब करीब यादव उसमें अपने उम्मीदवार दिए हुए हैं। गैर यादव ओबीसी, क्योंकि कई बार आरजेडी पर यह आरोप लगता रहा कि बाकी ओबीसी आरजेडी से टूटते रहे, लेकिन इस बार करीब करीब 16% गैर यादव ओबीसीओ को भी टिकट यहां पर आरजेडी ने दिया हुआ है। ईबीसी जो नीतीश कुमार के समर्थक खास करके माने जाते हैं, और नीतीश कुमार ने उन्हें साथ में लेकर लालू यादव को चैलेंज किया था 2005 में, और उसके बाद लगातार नीतीश कुमार एक फैक्टर बने हुए हैं, उसमें भी 12% उन्होंने यहां पर टिकट्स दिए हुए हैं। और मुस्लिम समुदाय से 14% कैंडिडेट्स आरजेडी की तरफ से दिए गए। सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ही दिए गए हैं जब बड़ी पार्टियों की अगर हम बात करें तो। और एससी एसटी करीब 15% एससी एसटी दिखाई देते हैं। वही कांग्रेस की सीटें 61 सीटें यहां पर दिख रही है। 54 सीटों पर हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने भी अगर हम देखें तो 8% यादवों को वोट दिया, टिकट दिया हुआ है। गैर यादव ओबीसीओ की संख्या कांग्रेस के उम्मीदवारों में ज्यादा है, 21% उनको टिकट दिया हुआ है। ईबीसी 2%, सवर्ण 40%, सवर्ण नॉन ओबीसी, नॉन ईबीसी, नॉन एससी एसटी 40% टिकट कांग्रेस ने उन्हें बांटे हुए हैं। एससी एसटी को 21%, और अल्पसंख्यक कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी हम कह सकते हैं कि उन्हें भी 8% के करीब करीब उन्होंने टिकट दिए हुए यहां पर नजर आते हैं। वहीं एनडीए का अगर जाति समीकरण हम देखें, एनडीए का पूरा जाति समीकरण देखें तो जनरल प्रत्याशी अगर हम देख सकते हैं तो करीब करीब 34.97%, ऑलमोस्ट 35% जनरल प्रत्याशियों को, सवर्णों को टिकट दिया हुआ है। ओबीसी प्रत्याशी हम देख सकते हैं कि 31.68% ये एनडीए के जो इसमें हम देखें तो उसमें हमें दिखाई देते हैं। मुस्लिम प्रत्याशी कुछ 2%, और वो भी जनता दल यूनाइटेड ने वो टिकट दिए हुए हैं। एससी एसटी 16.46%, करीब करीब 17%, और ईबीसी जो प्रत्याशी है उसमें 14.81% ईबीसी प्रत्याशी भी हम देख सकते हैं कि एनडीए ने यहां पर दिए हुए हैं। अमिताभ तिवारी, इससे साफ नजर आता है कि क्या आरजेडी की तरफ से जो प्रयोग हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने करने की कोशिश की कि यादव मुस्लिम समीकरण के आगे जाकर MY+, क्या वही कोशिश आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को साथ में लेकर करने की कोशिश हो रही है? देखिए, आरजेडी का सबसे बड़ा या महागठबंधन का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, स्ट्रक्चरल इशू है, वो यही है कि एमवाई समाज के बियॉन्ड जो उसका एक्सपेंशन है वो हो नहीं पा रहा है बहुत सारे चुनावों से। और उसी के कारण पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो बस जो है वो काफी क्लोज मार्जिन से उन्होंने मिस कर दी थी। अब इसमें अगर आरजेडी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो क्विक बैक ऑफ द एनवेलप ये बताता है कि पिछली बार यादव मुस्लिम समाज दोनों मिलाकर के लगभग 53-54% टिकटें उन्होंने इन दोनों समाज के कैंडिडेट्स को दी थी, और इस बार वो घट करके लगभग 46% है। तो आप कह सकते हैं कि 7-8% जो है यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है, और वो लार्जली गैर यादव ओबीसी और ईबीसी और स्वर्ण समाज में वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो उतना
सिग्निफिकेंट या मतलब मटेरियल अगर चेंज हम वही डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अगर हम अगर जाति वाइज अगर तोड़ के दिखा दे, क्योंकि ओबीसी जो आप हमने कहा कि 31.86% करीब करीब ओबीसीओं को टिकट दिया है, उसमें अगर हम देखें तो 24 कुशवाहा समाज से हैं, 20 वैश्य, 19 यादव और 14 कुर्मी है उसमें, यानी यादवों का रिप्रेजेंटेशन एनडीए के भीतर कम नजर आता है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे अमिताभ जी। और पर यहाँ पे देखें कि कांग्रेस का अगर आप देखें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वो बिल्कुल अलग है आरजेडी से। कांग्रेस में 40% अपर कास्ट कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है, जो कि लगभग बीजेपी के बराबर ही है। 49% बीजेपी ने अपर कास्ट कैंडिडेट्स को टिकट दिया। तो कांग्रेस वो एमवाई एक्सपेंशन में हेल्प करता है आरजेडी को, अपर कास्ट। और मुझे लगता है गैर यादव उन्होंने भी 20-21% दिए हैं। अब वहीं आप अगर भाजपा के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाएं, तो क्योंकि उनका कोर वोट ब्लॉक जो है वो अपर कास्ट प्लस नॉन यादव ओबीसी है, अपर कास्ट कैंडिडेट्स को भाजपा ने 49% टिकट दिए हैं, आबादी 11% की है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप जेडीयू का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, जेडीयू का अलग से देख लें, तो वहां पे उन्होंने एनवाई ओबीसी यानी नॉन यादव ओबीसी यानी कुर्मी कुशवाहा बनिया समाज और हिंदू ईबीसी को 51% टिकट दिए हैं, जो जेडीयू का कोर वोट है। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी, ये कहने में आसान लगता है, कहने में अच्छा लगता है, लेकिन जिन पार्टीज का जो कोर वोट ब्लॉक है, कोर सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, उसको ही पार्टीज ने टिकट दी है। अब यहां पे आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ईबीसी के लिए 10 पॉइंट मैनिफेस्टो जाहिर की है, और 48 कैंडिडेट में से सिर्फ एक कैंडिडेट ईबीसी है। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक कैंडिडेट यानी 2% ईबीसी है। अब इसको आप एक तरह से ये भी देखिए कि स्ट्राइक रेट किस जाति के कैंडिडेट का है। अगर आप आज बिहार का असेंबली देखें या हिस्टोरिकली भी देखें, सिर्फ 5 जातियां, राजपूत, भूमिहार यानी स्वर्ण समाज से आने वाले, कोयरी यानी नॉन यादव ओबीसी, यादव और मुस्लिम, ये 5 समाज जो हैं, ये टॉप 5 एमएलए जो हैं, वो इन्हीं 5 समाजों से आते हैं। और उसी के हिसाब से बीजेपी ने स्वर्ण समाज, आरजेडी ने मुस्लिम यादव समाज और जेडीयू ने कुर्मी कोयरी कुशवाहा समाज को टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जाति का ही सारा का सारा खेल है, और जैसा प्रदीप सर ने भी कहा है, उसमें महिला और युवा फैक्टर भी जुड़ गया। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये अपना अपना वोटर देखकर ही करीब करीब राजनीतिक पार्टियां तय करती है। बिहार को लेकर इसका विचार नहीं है शशि शेखर जी, और यही हमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई दिया है कि जो जिसका समर्थक है उसको आपने वोट दिया है, और दूसरी पार्टी जिसका जो समर्थक है उसको साथ में लेकर एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है। यानी एक बात साफ है कि कांग्रेस अपर कास्ट को टिकट दे और आरजेडी यहां पर ईबीसी और ओबीसी खास करके यादव समाज को टिकट दे, वहीं जनता दल यूनाइटेड ईबीसी को टिकट दे, भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को ज्यादा टिकट देगी। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है, जिसकी जितनी भागीदारी उसका कोई लेना देना यहां पर नजर नहीं आता है। लेकिन क्या यही चीज आखिरकार चुनाव में मैटर करेगी? आखिरकार क्या यही फैक्टर सबसे ज्यादा काम करेगा? इस पर साहिल मुझे बहुत ज्यादा डाउट है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर यह देखा गया है जो क्षेत्रीय दल स्ट्रांग होते हैं जहां जिस जगह पर, उनका वोट आमतौर पर ट्रांसफर नहीं होता नेशनल पार्टियों को। और वो तब होता है जब नेशनल पार्टियां उसके लिए बड़े जी जान से 12 महीने काम करती रहती हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का लाभ कई जगहों पर उठा लिया, पर आरजेडी का लाभ उतना कांग्रेस कई चुनावों से नहीं उठा पा रही है। और इसीलिए ये बात बहुत बार हुई कि कांग्रेस को इतनी सीटें देनी है या नहीं देनी है। इस बार उन्होंने थोड़ा सा उससे कम किया है इंडिया ने। देखिए, मैं परसों ही वहां से लौटा हूं, और 3 बातें मैं प्रदीप गुप्ता की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। वाकई 3 डेमोग्राफी ज्यादा स्ट्रांग है। एक वो जो जातिगत स्वाभिमान को ध्यान में रखकर वोट करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है उनकी महिलाएं। उनकी महिलाओं को जिस तरह से 10-10 हजार रुपया दिया गया है 1.25 करोड़ महिलाओं को, आप एक कल्पना कीजिए, एक घर में यदि मान लीजिए 4 लोग हैं, तो 1.25 करोड़ को आप उससे सिर्फ मल्टीपल कर दीजिए। उसमें अगर आधा वोट भी आता है, यानी तो 2.5 करोड़ वोट होता है। वोट पढ़ने कितने, 5 करोड़ से ज्यादा वोट नहीं पढ़ने। तो एक एक बहुत साइजेबल अमाउंट वोटर का एनडीए ने बहुत पहले अपने उस पर कर लिया।
लेकिन एक वॉलेटाइल स्थिति और बनती है। मैंने युवाओं में देखा है कि युवा वहां पर बड़े मुखर हैं, उन्हें लग रहा है बिहार के साथ न्याय नहीं हुआ। और यही बात है जो प्रशांत किशोर की बात को सुनते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर से ज्यादा डेंट, प्रशांत किशोर अब डेंट किसको करेंगे? जो वोट वो उन्हें मिलेंगे वो किसके खिलाफ जाएंगे या किसके जीत में बाधा बनेंगे? और ये फैक्टर बिहार में चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है। युवा एक साथ किसी के साथ नहीं जाने वाला, ये बिल्कुल क्लियर है। और जो वो जाएगा तो आमतौर पर इंडिया और इसमें जाना है जन स्वराज में। अब वो कितना कौन काट लेगा, इस पर बहुत सी चीजें तय हैं।